इस वीडियो में हम करेंगे वह है जन्मभूमि मेरी, जिसको लिखा है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है, श्री सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म किस सन में हुआ था? 1905, 1908, 1910? इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन जो है आपका वो है ए इज करेक्ट, 1905 ईस्वी में। सेकंड क्वेश्चन है आपका, श्री सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म स्थान कहाँ का है? उत्तर प्रदेश के फतेहपुर, जिल नहीं है यहाँ पे, जिले हुए होना चाहिए, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है। जिल के एक गांव विंदगी में हुआ था, राजस्थान के फतेहपुर जिले के एक गांव विंदगी में, या आंध्र प्रदेश के फतेहपुर जिले के एक गांव विंदगी में? तो आंसर है ए, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के एक गांव विंदगी में। श्री सोहनलाल द्विवेदी जी किस दैनिक राष्ट्रीय पत्र में संपादन करते थे? तो ये पत्र का जो नाम था वो था अधिकार। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। राष्ट्रीय दैनिक राष्ट्रीय पथ अधिकार किस जिले का था? मुरादाबाद, रामपुर, लखनऊ? इनमें से कोई नहीं, तो वो किसका था? लखनऊ का। श्री सोहनलाल द्विवेदी जी दैनिक राष्ट्रीय पथ अधिकार में कब से कब तक संपादन रहे? तो ये कब से कब तक संपादन रहे थे? 1938 से 1942 ईस्वी तक। जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे करेक्ट है। श्री सोहनलाल द्विवेदी जी की कविताएं निम्न में से किसमें संकलित है? तो यहाँ पे मैंने जानबूझ के आंसर सभी में लिखा है, ऑप्शन डी करेक्ट है, तो आप इसको याद करेंगे। जो कविताएं थी वो किसमें संकलित थी? भैरवी में, सेवाग्राम में, जय भारत जय में। श्री सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक आधार पर लिखा गया एक प्रबंध काव्य है? कुणाल, देवदरा, पैरवी? इनमें से कोई नहीं, तो जो काव्य का नाम है वो है कुणाल। श्री सोहनलाल द्विवेदी जी की प्रसिद्ध आख्यान काव्य कौन से है? बासव दत्ता, विश्वपान? दोनों? इनमें से कोई नहीं, तो कौन है? दोनों। श्री सोहनलाल द्विवेदी जी ने बाल उपयोगी कविताएं भी लिखी। इनकी बाल उपयोगी कविता काव्य के रचनाओं के नाम क्या है? दूध पतासा, बाल भारती, बांसुरी और झरना, बच्चों के बाबू, शिशु भारती, हंसो हंसाओ, चाचा नेहरू? तो ये सभी ही इनकी कविताओं के नाम है, आप इनको याद कर लेंगे। श्री सोहनलाल द्विवेदी जी के किन किन काव्यों में स्वर मुखरित हुआ है? तो यहाँ पे ऑप्शन सभी है, आप इसको याद कर लेंगे। सब काव्यों के नाम: गांधीवाद, राष्ट्रीय जागरण, स्वदेशाभिमान, भारत की गरिमापूर्ण संस्कृति, ग्राम सुधार, हरिजन उद्धार और समाज सुधार। श्री सोहनलाल द्विवेदी जी की भाषा है सरल तथा ओजपूर्ण, सरल और सहज, अर्थपूर्ण तथा सरस? इनमें से कोई नहीं, तो इनकी भाषा जो है वो है सरल तथा ओजपूर्ण। ए ऑप्शन इज करेक्ट। श्री सोहनलाल द्विवेदी जी का निधन किस सन में हुआ था? 1980, 1930, 1988, 1928 ईस्वी? तो आंसर जो है वो 1988 ईस्वी में। यहाँ पे शब्द अर्थ है: नित्य, प्रतिदिन, सिद्धू, समुद्र, निराली, अनोखी, पग पग, कदम कदम पर, छहर, बिखरना, पूर्ण भूमि, पवित्र भूमि, स्वर्ण भूमि, धन धारण से पूर्ण, मातृभूमि, माँ के समान, अमरिया, आमों के बाग, मलय पवन, सुगंधित हवा, पुनित, गीता, सूर्यस, अच्छा यश, दिया, दीप? तो ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ का अर्थ सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो इस पैराग्राफ में जो कवि है वो भारत के प्राकृतिक सौंदर्य एवं उसकी सराहना का उसकी महानता का उल्लेख करता है। वो बताता है कि भारत के उत्तर में स्थित जो हिमालय की ऊंचाई है उसको देखकर ऐसा लग रहा है वह आकाश को छू रहा है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। भारत के दक्षिण में स्थित क्या है? हिंद महासागर है, को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो वह भारत के पैरों के नीचे के निरंतर झूमता रहता है। नीचे चरण तले पड़ नित्य सिंधु झूमता, सिंधु माने समुद्र। हमारे देश में गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियां प्रवाहित हो रही है, जिनमें लगातार लहरें उठती रहती है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर लहर रही है। इन नदियों का सौंदर्य भी देखने योग्य है। जगमग जटा निराली, पग पग छहर रही है। भारत की इन्हीं विशेषताओं के कारण भारत पूर्ण भूमि कहलाता है। यहाँ फसलें खूब होती है, अर्थात यहाँ की धरती सोना उगलती है, जिसके कारण इसे स्वर्ण भूमि भी कहा जाता है। भारत भूमि में हमने जन्म लिया, इसलिए ये हमारी जन्मभूमि भी है। तो इसी पैराग्राफ पे क्वेश्चन से कुछ, कवि ने भारत के उत्तर की और किस विशेषता का वर्णन किया है इनमें से? तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है, हिमालय की ऊंचाई जो ऐसा प्रतीत होता है मानो वह आकाश को छू रहा हो। कवि ने भारत की दक्षिण दिशाओं में किसकी विशेषता का वर्णन किया है?
ए हिमालय की ऊंचाई जो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वे आकाश छू रहा है, ये तो हम कर चुके हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर को देखकर ऐसा लगता है वहाँ वह भारत के पैरों के नीचे निरंतर झूमता रहता है। त्रिवेणी कहा, कहा नहीं है, थोड़ा गलत हो गया। त्रिवेणी क्या कहलाता है? त्रिवेणी जो है इनमें से वो कौन सा? गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट है यहाँ पे। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। यह किस स्थान पर है? तो ये त्रिवेणी इलाहाबाद, आप जाते ही है इलाहाबाद घूमने के लिए, तो इलाहाबाद के उत्तर, इलाहाबाद में है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर त्रिवेणी कहा जाता है। यद्यपि आजकल इनमें से कौन सी नदी लुप्त हो चुकी है? अब इनमें से दो नदियों में से एक नदी जो सरस्वती है वो लुप्त हो चुकी है। झरने अनेक झरते जिनकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है, हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मले पवन है, तन मन सवारती। तो इसमें कवि कहता है भारत के प्राकृतिक विशेषताओं के संकल्प करता कहता है भारतवर्ष की पहाड़ियों से अनेक झरने निकलते हैं, यहाँ की झाड़ियों में चिड़ियों की चहचहाट सुनाई पड़ती है। जहाँ जगह जगह आम के बाग है, जिनमें बसंत ऋतु में जब आम पर बोर आता है तो कोयल की कूक सुनाई पड़ती है। मलयाचल पर्वत से आती हुई हवा शीतल, मंद और सुगंधित है, वह सभी को प्रसन्नता से भर देती है। भाव यह है कि दक्षिण भारत के पर्वतों से आने वाली वायु सभी को उल्लासित कर देती है। अर्थात यहाँ के निवासी धर्म में आस्था रखते हैं, इसलिए इसको धर्म भूमि कहा जाता है। और यह धरती कर्म भूमि भी है, क्योंकि ये कर्म करने की प्रेरणा देती है। ये हमारी जन्मभूमि है और मातृभूमि भी है। तो इस पैराग्राफ पे क्वेश्चन है आपका, कवि ने भारत की भूमि को धर्म भूमि कहकर क्यों संबोधित किया? तो अभी हमने पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पर धर्म, यहाँ के निवासी धर्म में आस्था रखते हैं। तो ये ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। कवि ने भारत भूमि को कर्म भूमि कहकर क्यों संबोधित किया है? क्योंकि यहाँ के निवासी कर्मों को सबसे बड़ा मानते हैं। ये भी, क्योंकि यहाँ कर्म करने की प्रेरणा देती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। भारत भूमि की झाड़ियों में किसकी चहक सुनाई देती है? चिड़ियों की, तीतरों की, कौओं की? किसकी? चिड़ियों की। तो आप पैराग्राफ देखिए, ऊपर लिखा हुआ है चिड़िया चहक रही है वो मस्त झाड़ियों में, तो चिड़ियों की आवाज सुनाई पड़ती है। जन्मे जहाँ ते रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनित गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसको यश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिखाया, जग को दिया दिखाया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कभी की इस धरती पे श्री राम ने जन्म लिया है, और इसी भूमि पर जन्म नंदिनी सीता भी अवतरित, का मतलब अवतार लिया उन्होंने। भाव ये है कि भारत भूमि अनेक महापुरुषों की भूमि है। यह वही भूमि है जहाँ श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश, उसे युद्ध के लिए प्रवृत्त किया था। यहीं पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जिन्होंने अपने देश का सूर्य दूर दूर तक फैलाया। गौतम बुद्ध ने अहिंसा का संदेश दिया, दया का मार्ग दिखाया और ज्ञान का दीपक दिखाकर सभी को सही मार्ग दिखाया। कभी कहते हैं कि भारत भूमि युद्ध भूमि के समान है। यहाँ यह महात्मा बुद्ध की भूमि है और ये हमारी मातृभूमि भी है। गीता का उपदेश किसने और किससे दिया था? तो इसका जो आंसर है वो था श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। कवि ने भारत भूमि को युद्ध भूमि कहकर संबोधित क्यों क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर, यहाँ न्याय के लिए कई युद्ध हुए। ये ऑप्शन इज करेक्ट। कवि ने भारत भूमि को बुद्ध भूमि कहकर क्यों संबोधित किया? क्योंकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया। कवि ने भारत भूमि को क्या क्या कहकर संबोधित किया? तो ये सभी आंसर है, युद्ध भूमि, वृद्ध भूमि, धर्म भूमि, कर्म भूमि, पूर्ण भूमि और स्वर्ण भूमि। तो सारे ये आपके कविता में नाम आए थे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये वीडियो कंप्लीट होती है, और यहाँ पे हमारे हिंदी की सारी पोएम्स भी कंप्लीट हो गई है। अब ये आपकी हिंदी की जो है कंप्लीट तैयारी है, और आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। और मेरी यही कोशिश है कि अब जो बचे हुए और सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं उसकी भी वीडियो आपको बहुत जल्दी एग्जाम से पहले प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो आप बस इस चैनल को देखते रहिए, और जो भी कोई क्वेश्चंस अगर पूछना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिख के मुझे आप कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ